नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से एक बैठक की गई। इस बैठक में माननीय रमाकांत नरगुण जी को सम्मानित किया गया। रमाकांत नरगुण जी NSE के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए रमाकांत नरगुण जी को NSE की तरफ से पुरस्कार दिया गया। माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय रमाकांत नरगुण जी को पुरस्कृत किया। आप जानते हैं, और इतने बड़े संगठन में लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ तो उसका रिकॉग्निशन होना। एक निर्णय हुआ था कि NSE की तरफ से जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड काम करते हैं उनको एक अवार्ड देना चाहिए। ये वहां पर निर्णय हुआ था। बस तो वो अवार्ड जो भी बोले आप, उसका नाम रखा है NSE रत्न। भारत सरकार का NSE रत्न पुरस्कार हमने डिसाइड किया है इस बार कमेटी ने, और वो पुरस्कार हम देंगे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी को। जो राष्ट्रीय चीफ कोऑर्डिनेटर, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय प्रमुख संयोजक, समन्वयक, इतना बड़ा पद संभाल के ये सिर्फ आपके कर्नाटक में काम नहीं करते। इनका काम तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, थ्रू इंडिया है, बिहार में भी है, गुजरात में भी है। उनको सभी जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये काम करते करते उनके ऊपर एक पर्सनल संकट आया। वो क्या था कि उन्हें कैंसर हुआ। वो 6 महीने में 2 बार ऑपरेशन हुआ, और दोनों बार ऑपरेशन से लड़के, कैंसर से लड़के, जब उनका कैंसर का ऑपरेशन डिसाइडेड था तब भी वो CWC दिल्ली में आए थे। कैंसर का ऑपरेशन हुआ, वो बोल नहीं पाते थे, फिर भी दिल्ली में आए। उस समय हमारी पहली मीटिंग 30 जुलाई को आदरणीय मंत्री जी के साथ हुई थी। तब मैं, वीरेंद्र सिंह जी और नरगुण साहब, हम 3 लोग वहां पे गए थे। गुजरात के कुछ लोग आने थे, वो आए नहीं। अब उसके बाद मंत्री जी ने बोला आप बोले, वीरेंद्र सिंह जी बोले, ये क्यों नहीं बोले? I told him he is operated for cancer 1 week back. It was shocked कि ऐसे भी लोग हैं कि ऑपरेशन के बाद में दिल्ली में आके मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और एटलीस्ट साइलेंट लैंग्वेज में कुछ हमको समझाते हैं। ये हमारे आदरणीय नरगुण जी है, जिसके लिए उनको मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये पुरस्कार देते हुए, इसलिए हमने दिया है। और इसके लिए हम सब लोग एक बार खड़े होकर दिया गया है। उसके ऊपर नरगुण साहब कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, तो मैंने उनको सुझाव दिया कि पहले मेरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद में ऑल टाइम रिवर्स बाद में आप बात करें। इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ दूं। ऑनरेबल श्री रमाकांत नरगुण जी, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर लैक्स ऑफ EPS 95 pensioners. Keeping in view your life dedicated to EPS 95 pensioners, even in difficult circumstances, and your loyalty and dedication towards the organization, you are honored with the highest honor, NSE Ratna. Great wishes for your bright future, Commander Ashok Raut, National. Now we'll come to our business.
नरगुन साहब ने आपको सब कुछ बता दिया। पहली बात तो खुशी की बात यह है कि हमारा काम आने वाले 2 महीने में होगा। और उसके लिए 8 साल की आप लोगों की तपश्चर्या है। 8 साल, 8 years कंटिन्यूअस ऑन द टोज। हम सभी लोग, आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में हम सब लोग लगे हैं और इसकी जानकारी गवर्नमेंट को बराबर है। हम जो स्पीच देते हैं, अभी आज भी मैं जो बोलूंगा वो अपने आप वहां पहुंच जाता है। जब बीच में जब हमने गवर्नमेंट के खिलाफ बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन जब हमने ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू किया, तो बाद में सिंह साहब को दूसरे मंत्रियों ने या बड़े नेताओं ने बुला के बोला, देखो तुम्हारा कमांडर साहब कैसे बोलता है। वो आपका कार्यकर्ता नहीं है, वो पेशेवरों का कार्यकर्ता है। ये जब बताया गया तो उसका, और हमारी किससे मुलाकात नहीं हुई? प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात, वित्त मंत्री से 2 बार मुलाकात हुई, श्रम मंत्री से कई बार, 4 श्रम मंत्री हो गए, मुलाकातें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इन्होंने हमें पार्लियामेंट में बुला के 1.5 घंटे की विटनेस की। ब्यूरोक्रेटिक चैनल में कैबिनेट सेक्रेटरी से 2 घंटे की चर्चा, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से चर्चा, फाइनेंस सेक्रेटरी से चर्चा, लेबर सेक्रेटरी से चर्चा। ब्यूरोक्रेटिक चैनल, पूरी ऊपर की चैनल, हमने हर किसी से बात की, उनको कन्विंस किया। पॉलिटिकल चैनल में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा जिससे हमने बात की। सोशल चैनल में आदरणीय मोहन भागवत जी, बहुत बड़ा नाम है आरएसएस के चीफ, उनके साथ 1 घंटे की चर्चा हुई। उन्होंने क्या बोला, 1 घंटा ऐसा उन्होंने सुना इतने डिस्टेंस से, जैसे किसी पिता पुत्र का संवाद होता है, कि जैसे किसी गुरु शिष्य का संवाद होता है, ऐसी उन्होंने पूरी बात सुनकर बोला ये काम होना ही चाहिए। ये कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से भी मुलाकात किए थे। मोहन भागवत जी ने 1 घंटे माननीय कमांडर अशोक रावत जी की बातें सुनी। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बताया और हायर पेंशन के बारे में बताया। तो माननीय भागवत जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कराएंगे, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। बोला काम होना चाहिए, मैं बात करता हूँ। हमने बोला सर आप बात करिए और हम हमारे साथ एक फोटो खींचे। बोले मैं फोटो अभी नहीं खींचाऊंगा, आपका काम होने के बाद आपको बुला के फोटो खींचूंगा। इतनी गारंटी होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने स्टैंड लिया। Whatever call, people were नाराज थे लोग, तो लोगों को हमने मनाया नहीं। हमने बोला जाओ तुमको जो करना है करो। उसका परिणाम सेंट्रल इलेक्शन में हुआ है, ये उनको भी मालूम है। इसका कारण हमने ये नहीं किया कि खिलाफ हो, हमने बोला भाई तुम जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शुड टेक देयर ओन डिसीजंस। सीडब्ल्यूसी में हमने निर्णय लिया, तो उससे क्या हुआ कि मैसेज गया कि अपने को निर्णय लेना है, मतलब क्या नाराजगी तो है, उसका परिणाम हुआ है। महाराष्ट्र इलेक्शन में 1 दिन पहले 19 को देवेंद्र फडणवीस ने बुलाया और कहा, मैं तो नहीं जा पाया लेकिन हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, मैं कहीं और था, मैं कोयम्बतूर में था, तो दौरे में, तो उन्होंने बुलाया, बोला कि नहीं हम आपका काम, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं मदद करूंगा, आप हमें मदद करो। तो रात को 9 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे उनकी मीटिंग हुई। 11 बजे हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग जूम में हुई, कॉन्फ्रेंस में, और सुबह 5 बजे निर्णय हुआ कि सभी महाराष्ट्र के लोग बीजेपी को वोट करेंगे। और उसका रिजल्ट आप देखिए। देवेंद्र फडणवीस बोले अभी आप बोल रहे हो रात के 9 बजे, आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमने बोला वो छोड़ दो सर, हम एक बात बोलते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, बराबर है कि बराबर है। तो हमने वो किया, हमारे ग्रुप से, हमारे लीडर बहुत सक्षम है कम्युनिकेशन में और कहाँ तक बात पहुँचानी है।
नाउ दैट इज विजिबल कि ये लोग साथ में रहेंगे तो जीत पक्का है। इसीलिए मंत्री जी बड़े खुश हुए, उन्होंने हमको बुलाया। पहले 29 को नहीं, 29 को जब मैं इधर था, 19 को तो मैं उधर ही था, 29 को इधर था, तो हमारे महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी, ये दोनों वीरेंद्र सिंह जी और पीएन पाटिल दोनों मंत्री जी को मिले, बहुत बड़ी उनकी मीटिंग हुई। उनको उन्होंने बताया कि रिजल्ट में हमारा कैसा हिस्सा है आपके, क्योंकि हम अपेक्षा से कर रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, लेकिन आप अगर हमारा काम करते हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। अभी हमने आपका काम कर दिया है, इसके लिए लोग हमें ब्लेम भी करेंगे, लेकिन फिर भी हमने किया क्योंकि हमें काम चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रमाकांत नरगुण जी को 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी एनएसी की मीटिंग मिस नहीं करते और पेंशनरों को संबोधित भी करते हैं। दोस्तों, माननीय रमाकांत नरगुण जी सभी मीटिंगों में भाग लेते हैं और ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ बातचीत करते हैं और पेंशनरों को संबोधित करते हैं। तो फिर वो निर्णय लेना था, तो 6 तारीख को हम फिर मंत्री से मिले। मंत्री हमको मिले, बहुत देर तक वेट की, इनके ऊपर मीटिंग चल रही थी, 3 मीटिंग उनकी चलती रही, हम बैठे थे। कारण वो मीटिंग सभी इसी विषय में थी, वो बहुत सारे लोग वॉर मीटिंग पे काम कर रहे हैं। फिर वो वेटिंग रूम में आए, बोला आप बैठे हो यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, आंदोलन होता इसलिए है कि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। तो हमने निर्णय लिया 6 तारीख को शाम को, लोगों के रिजर्वेशन थे, लोग आ रहे थे पूरे भारत से वहाँ पे। 10 तारीख को उनको इंटेलिजेंस के रिपोर्ट थे, लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे। तो हमने वो निर्णय लिया 6 तारीख को शाम को, रात को, और हमने आंदोलन कैंसिल किया। तो मंत्री जी ने तभी बोला था आप आंदोलन कैंसिल करो, मैं आपको जल्दी बुलाऊंगा। इसलिए उन्होंने 20 तारीख को बुलाया और हमें बोला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो। बाकी तो आपको नरगुण साहब ने बताया। मंत्री जी की रिएक्शन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद ये थी कि आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर मुझे पसंद नहीं आता, मैं 5 मिनट से ज़्यादा बैठता नहीं हूँ, लेकिन आपकी इसमें पूरा 1 घंटा बैठा हूँ। आपकी बात, आपके विचार सुने, मुझे अच्छे लगे, और उन्होंने भी अपने कुछ उदाहरण दिए कि क्या होता है। अभी उनका जो भी उद्देश्य था वो तो मालूम नहीं, लेकिन था अच्छा। जो भी है, उनको हमने कुछ बातें बताई, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सभी के लिए। हमने बोला कि हमें पेंशन क्यों मिलनी चाहिए। घर के हमारे जो संस्कृति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये बचाना हमारा ही काम है। और अगर आप घर के एक कुटुंब के, एक परिवार के बूढ़े आदमी को फाइनेंशियली एम्पावर करो, घर में उसकी इज्जत होगी और उसका स्वाभिमान बचा रहेगा। वो क्या इतना तो खा नहीं सकता उसका, लेकिन किसी बेटी आई तो उसको कुछ पैसा देगा, नाता पोती आई तो पैसा देगा, पहले पीढ़ी का तीसरे पीढ़ी से संबंध बना रहेगा। और संस्कृति का वहन पहले पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के संबंध में ही होता है। ये गॉस्पेल ट्रूथ है, ये सच है कि पहली पीढ़ी का और तीसरी पीढ़ी का संपर्क बना रहना चाहिए। और वो तब होता है जब वो दादा या जो भी नाना है वो फाइनेंशियली एम्पावर होगा। क्योंकि कोई बच्चा मेरे पास आएगा, उसको मालूम है मैं दादा के पास गया तो दादा मेरे को 200 चॉकलेट दे देते हैं, 200 रुपए दे देते हैं, तभी आएगा वो ज्ञान की बात करने के लिए नहीं आएगा। अब क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो बुला के बोलते हैं सुन मेरी ज्ञान की बात। वो बोलते भैया ज्ञान सुन के मैं पका हूँ स्कूल में, तुम किसी और को बताना। तो ये पैसे का इम्पोर्टेंस जो है वो बुजुर्गों के हाथ में आप पूरी ताकत दे दो, फाइनेंशियल उनको एम्पावर करो, उनको ज्ञान मत दिलाओ कि बिना पैसे की। तो दोस्तों, इस बैठक में कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के बारे में बताया कि 2 महीने के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कुछ माननीय श्रम मंत्री जी के साथ बातचीत हुई है,
वित्त मंत्री जी के साथ बातचीत हुई, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताए हैं। दोस्तों, माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने श्रम मंत्री से यह भी बताया कि श्रम मंत्री जी, आपको मालूम ही होगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके नाती पोता भी आपके पास आते हैं, अगर पैसे नहीं है तो वो भी हमारे पास नहीं आते। इसलिए श्रम मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करें, जिससे कि तीसरी पीढ़ी से भी नाता जुड़ा रहे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।